ठीक है, चलो बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको सिंगल रेजिस्टेंस पढ़ा दिया और उसके साथ कैसा बिहेवियर है डीसी सप्लाई का, एसी सप्लाई का, ये सब बता दिया। अब हमारी जो यूनिट है वो सिंगल फेज एसी सप्लाई है, इसलिए अब हम जो भी जितना भी बिहेवियर देखेंगे वो सब एसी सप्लाई के साथ देखेंगे। हेडिंग डालिए सभी लोग, बिहेवियर ऑफ एसी सप्लाई विथ आरएल सर्किट। जब सिंगल रेजिस्टेंस था तब तो मैंने देख लिया कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, लेकिन यदि आरएल सर्किट रजिस्टर और इंडक्टर दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दूं मैं, तब क्या होगा वो देखना है मुझे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर है और ये इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, रजिस्टर और इंडक्टर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं और मैं इसे दे रहा हूँ एसी सप्लाई। तो सपोज करते हैं कि मैंने वोल्टेज अप्लाई किया वी, मैंने वोल्टेज अप्लाई किया वी और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है वी और एज अ रिजल्ट करंट फ्लो हो रहा है आई। जब ये आई करंट जाएगा 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 और जैसे ही इस रजिस्टर से मिलेगा तो यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यहाँ आर इंटू आई वोल्टेज का ड्रॉप होगा। और जैसे ही ये करंट गया 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 और एक्सेल से मिला तो यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप होगा और कितना वोल्टेज अपेयर होगा, एक्सेल इंटू आई। ठीक है, इतना वोल्टेज यहाँ अपेयर होगा। तो इस वोल्टेज ड्रॉप को मैं वी आर नाम दे दूं क्योंकि ये रजिस्टर में हो रहा है, और इस इंडक्टर में जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है उसे वी एल नाम दे देता हूँ। ठीक है, और मैंने आपको एक बात और बताइए कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है यहाँ पे मैं जे से एक्सप्रेस करता हूँ उसको, क्योंकि हम वोल्टेज को आगे चलाता है और वोल्टेज को जनरली हम रेफरेंस मान के चलते हैं, इसलिए ये वोल्टेज क्या करता है, इसमें आगे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है, इसलिए प्लस जे लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इस सर्किट का टोटल इंपेडेंस कितना हो जाएगा, जितना करंट इस आर में फ्लो हो रहा है उतना ही इस एक्सएल में फ्लो हो रहा है और दोनों सीरीज में है, इसलिए जब भी मुझे टोटल टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, अब ये दोनों का कंबाइन अपोजिशन क्या कहलाता है, इंपेडेंस कहलाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों सीरीज में, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है और इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस जे एक्सएल है और दोनों सीरीज में है, इसलिए जब करंट फ्लो कराऊंगा तो जितना करंट इसमें फ्लो होगा उतना इसमें फ्लो हो रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो यहाँ जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास। चलो एक बात देखो, अब हम यहाँ पर फेजर डायग्राम जो मैंने सिखाया आपको उसका मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ। अब देखो रेफरेंस में किसे लूंगा, रजिस्टर और इंडक्टर दोनों में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है वोल्टेज और करंट में से जो कॉमन है। तो मुझे समझ में आया है कि यार करंट है जो कॉमन है, क्योंकि जितना करंट इस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इस इंडक्टर में भी फ्लो हो रहा है, तो दोनों में करंट कॉमन है, दोनों में एक जैसा करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो कॉमन रहता है उसी को रेफरेंस लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो चलो रेफरेंस लेते हैं करंट को, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले हेडिंग डाल दूंगा फेजर डायग्राम फॉर आरएल सर्किट। दोनों में कॉमन क्या है, करंट है। ठीक है, दोनों में कॉमन है करंट, तो ये करंट की एक्सिस होगी। अब देखो ये करंट इस रजिस्टर के अंदर से जा रहा है तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया है, रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में चलते हैं, रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में चलते हैं, तो जो रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो करंट के सेम फेस में होगा, इसलिए ये वी आर, जो वी आर है ये करंट के सेम फेस में, इसलिए मैं उसी लाइन पे बना दिया मैंने। फिर उस वही वाला करंट आगे गया, यही वाला करंट फिर आगे गया, इस इंडक्टर में से गया, तो जब इस इंडक्टर में से गया तो फिर इसके ऊपर वोल्टेज अपेयर हुआ, तो ये जो वोल्टेज अपेयर हुआ है तो ये वोल्टेज कैसा चलेगा, आगे चलेगा, और क्योंकि इंडक्टर के केस में करंट पीछे चलता है, तो इंडक्टर के केस में जब करंट पीछे चलता है इसका मतलब वोल्टेज आगे चलाना पड़ेगा मुझे, तो चलो वोल्टेज को आगे चला देते हैं। तो वोल्टेज को मैंने ऊपर बना दिया, वोल्टेज को मैंने आगे बना दिया,
तो VL देखो, अब वोल्टेज को आगे बना दिया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आगे रहता है वो आगे चलता है, तो VL को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे कर दिया, तो VL मेरा आगे चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फेजर डायग्राम। अब देखो ये VR और VL, अब ये टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा? ये VR और VL दोनों को मिला देंगे तभी तो टोटल वोल्टेज मिलेगा। दो बच्चे हैं एक फैमिली में, ये है सन और ये है उसकी डॉटर, ये है फादर। तो इस फादर की टोटल जो संपत्ति है उसका कुछ पार्ट इससे मिल जाएगा जिसे मैं VR नाम देता हूँ, और इस फादर की कुछ संपत्ति वो डॉटर को मिल जाएगी, तो उसे VL नाम देता हूँ। तो VR और VL का कंबाइन सम फादर की संपत्ति के इक्वल होगा, तो VR और VL दोनों को ऐड कर देता हूँ, फेजर सम कर देता हूँ, तो ये मैंने फेजर सम कर दिया। ये जो रिजल्टेंट निकल के आया ये टोटल प्रॉपर्टी हो गई, तो ये फादर है V, तो ये V किसके बराबर हो जाएगा? VR और VL के टोटल फेजर सम के इक्वल हो जाएगा, और ये 90 डिग्री, और ये टोटल वोल्टेज, ये जो एक्सिस है ये वाली, ये टोटल वोल्टेज की एक्सिस है, तो ये टोटल वोल्टेज, तो चाहे तो मैं इसे टोटल वोल्टेज यहाँ टोटल वोल्टेज कर दूं, ये टोटल वोल्टेज हो गया, और ये जो करंट आई निकल रहा है इसको टोटल करंट नाम दे दूं, तो ये टोटल करंट हो गया। तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का जो एंगल है उसे थीटा नाम दे देता हूँ मैं। तो ये तो राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। तो बस यहाँ तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। इसको, इस ट्रेंगल को वोल्टेज ट्रेंगल भी कहते हैं। दिस ट्रेंगल आल्सो नोन एज वोल्टेज ट्रेंगल बाय पाइथागोरस की स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ क्या मैं? सर वाई होगा, कहाँ पर होगा? सर आई की जगह वाई होगा। अच्छा आई होगा, बहुत दिन से लिखा नहीं यार ये। पाइथा और गोर, बाकी सही है? हाँ सर सही। ये ऐसा कुछ है, सर चलो ओ यू होगा। ओ यू होगा, हाँ चलो ठीक है, देख लेना है अपन लोग। PYTHGOGROUS। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? VT स्क्वेयर इक्वल टू VR स्क्वेयर, ये VR है, और ये VL है। ठीक है, तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? ये टोटल वोल्टेज का स्क्वायर, ये VR की प्लेस पे मैं R इंटू आई पुट कर दूं क्या? देखो इस VR की जो वैल्यू है वो R इंटू आई है, तो जहां VR है मैं वहां पे पुट कर देता हूँ R इंटू आई। इस VL की प्लेस पे क्या पुट कर दूं? VL इक्वल टू एक्सएल इंटू आई, तो VL की प्लेस पे एक्सएल इंटू आई पुट कर देता हूँ। ये टोटल वोल्टेज का स्क्वायर, ये R स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ये टोटल वोल्टेज का स्क्वायर, आई स्क्वायर कॉमन है दोनों में, निकाल लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये इस साइड ला लेंगे, टोटल वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन टोटल करंट है ये हमारा, तो टोटल करंट का स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। तो एक तो ये फार्मूला भी याद रखना आप लोगों ने, ये वाला, यहाँ से क्या फार्मूला निकल के आया? यहाँ से फार्मूला निकल के आया है कि टोटल वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। टोटल वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये IT स्क्वायर नीचे आ गया, तो यहाँ आया R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट का स्क्वायर, R स्क्वायर
प्लस एक्सएल स्क्वायर, फिर ये टोटल वोल्टेज और टोटल करंट इक्वल टू टोटल इम्पिडेंस, टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलता हूँ, मतलब इम्पिडेंस बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलना चाहिए, मुझे इम्पिडेंस बोलना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर और इंडक्टर दोनों एक साथ कनेक्ट है। इसलिए जब दोनों एक साथ कनेक्ट हो तो कंबाइन अपोजिशन को क्या बोलता हूँ, इम्पिडेंस कहता हूँ। इसलिए टोटल वोल्टेज और टोटल करंट किसके बराबर हो जाएगा, इम्पिडेंस के बराबर हो जाएगा। इम्पिडेंस का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वैसे यहाँ तक इतना लंबा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं थी हमें ये निकालने के लिए, ये तो हम यही कर लेते। ये जो हमने निकाला ना, ये इसके लिए इतने दूर जाने की जरूरत नहीं थी। वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, करने को तो हम बहुत सारा कर सकते हैं, ये तो यही निकाल लेंगे हम। जब भी कोई इमेजनरी क्वांटिटी हो तो उसका जब हम मॉड निकालते हैं तो वैसे ही निकाल लेते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये तो हमें पता ही, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो ए प्लस जे बी, तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जब इसका मॉड निकाला तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इस प्रकार से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसका। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते। अभी क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया है कि आपको आराम से इसमें पूरे मार्क्स देगा वो सामने वाला पर्सन। तो ये देखो, ये है वोल्टेज ट्रेंगल। इस वोल्टेज ट्रेंगल की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं। इस वोल्टेज ट्रेंगल की हेल्प से थीटा भी फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे करेंगे, अगर हम इसमें टेन थीटा लगा लें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया वीएल, बेस हो गया वी आर, इसलिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वी एल अपॉन वी आर। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इस प्रकार से हम एंगल भी निकाल लेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो। अगर आपको लगता है कि क्लैरिटी नहीं आई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आरएल करेंगे, फिर आरसी सर्किट भी करेंगे, तो वहां भी क्लैरिटी आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लो। सर डन। चलो इस वोल्टेज ट्रेंगल की हेल्प से और क्या क्या निकाल सकते हैं देखते हैं। ये वोल्टेज ट्रेंगल है, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है, आर इंटू आई। इस वीएल की वैल्यू है एक्सएल इंटू आई, और इस वीटी की वैल्यू है जेड इंटू आई। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल इम्पिडेंस इंटू टोटल करंट। तो देखो तीनों में आई है, आई टी यहाँ भी है, यहाँ भी आई टी, यहाँ भी आई टी है, तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये आई टी कैंसिल हो गया, ये आई टी कैंसिल हो गया, और ये आई टी कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया, अब ये जो ट्रेंगल बचेगा मेरे पास, अब जो नया ट्रेंगल बन के आया उसमें क्या हो गया, यहाँ केवल जेड बच गया, यहाँ एक्सएल बच गया, यहाँ आर बच गया, ये थीटा, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया इम्पिडेंस ट्रेंगल, ये कहलाएगा इम्पिडेंस ट्रेंगल। तो यहाँ भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ गई यहाँ से। तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को आगे लेके जाना है। कुल मिलाकर आपको ये इंश्योर करना है कि सामने वाला सेटिस्फाई हो जाए आपने जितना लिखा है। हाँ, उसे मजबूर कर दो कि हाँ नंबर तो देना ही पड़ेगा सर आपको, ठीक है। अब ये हो गया। अब इस ट्रेंगल में और थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। क्या करेंगे, ये वोल्टेज ट्रेंगल में करते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है। यहाँ टोटल करंट से मल्टीप्लाई, यहाँ टोटल करंट से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी टोटल करंट से मल्टीप्लाई। तो टोटल वोल्टेज टोटल करंट इक्वल टू एपरेंट पावर। ये रजिस्टर में जब करंट का मल्टीप्लाई होगा तो जो पावर आएगी वो एक्टिव पावर रहेगी, और जो वोल्टेज, जो इंडक्टर के वोल्टेज में करंट का मल्टीप्लाई होगा तो जो पावर आएगी वो रिएक्टिव पावर आएगी। तो अब जो ट्रेंगल बन के आया नया ट्रेंगल, ये पावर ट्रेंगल कहलाएगा। तो ये टोटल वोल्टेज और टोटल करंट, ये एपरेंट पावर, ये एक्टिव पावर, और ये रिएक्टिव पावर। देखो रिएक्टिव पावर 90 डिग्री ऊपर ही चल रही है, इसलिए हमेशा इसका जे लग जाता है। ये थीटा,
ये 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में फिर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग s इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर, दिस इज पावर ट्रायंगल। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, टाइम भी हो गया हमारा। सर डन। ठीक है, अब जो भी डाउट है वो कल पूछना।